हाँ जी, हमारा चैप्टर 7 है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सबसे पहले आगा कंसेप्ट ऑफ इन्वेंट्री। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री क्या है? द मटेरियल इन स्टॉक आर रेफर्स टू एज इन्वेंट्री। जो भी मटेरियल हमारे पास पड़ा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी मटेरियल आइडल पड़ा है, यानी कि जो भी रिसोर्सेज अभी यूज नहीं हुए हैं, वो रिसोर्सेज को हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? हमारे इन्वेंट्री। ठीक है। जो भी स्टॉक अभी सेल होने वाला है, फाइनल गुड है लेकिन सेल होने वाला है, वो भी हमारी इन्वेंट्री है। अगर कुछ रॉ मटेरियल है वो अभी फाइनल गुड बनने वाला है, वो भी हमारी इन्वेंट्री है। कुछ रॉ मटेरियल अगर वर्क इन प्रोग्रेस में है, यानी कि यूज हो रहा है अभी, ठीक है, मशीन में लगा हुआ है, पक्का ना तो फाइनल गुड बना है ना ही वो रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, तो वो भी हमारा क्या है? वो भी हमारा इन्वेंट्री है। ठीक है। जब तक गुड फाइनल कंडीशन में, फाइनल तैयार नहीं हो जाता, तब तक वो हमारा इन्वेंट्री ही रहेगा। चाहे वो फिर वेयर हाउस में पड़ा हो, चाहे फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पड़ा हो, चाहे वो आइडल पड़ा हो। ठीक है। इन्वेंट्री इज वन ऑफ द मोस्ट critical component of any system that deal with the supply, manufacturing and distribution of goods and services. Inventory refers to the number of raw material or completed items on hand at any given time. ठीक है। रॉ मटेरियल है चाहे वो फाइनल गुड है, जब तक वो हमारे हाथ में है तब तक वो क्या है? हमारे लिए एज ए इन्वेंट्री है। ठीक है। जब तक वो सेल नहीं हो जाता तब तक वो हमारे लिए क्या है? इन्वेंट्री है। तो हमें इस इन्वेंट्री को अपने पास संभाल के रखना होता है, क्योंकि अगर ये खराब हो गई तो हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो इन्वेंट्रीज आर केप्ट फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस एज डिस्क्राइब्ड बिलो। अब हम इन्वेंट्रीज को रखते क्यों है अपने पास? कोई कारण भी तो होना चाहिए, वरना हम रॉ मटेरियल और फाइनल गुड को अपने पास क्यों रख रहे हैं? तो क्या है? टू मेंटेन प्रोडक्शन स्टेबिलिटी। देखो, रॉ मटेरियल ऐसा तो है नहीं कि अगर हमने कल प्रोडक्ट बनाना है तो आज मैं प्रोडक्ट खरीद के लाऊंगी, आज मैं रॉ मटेरियल खरीद के लाऊंगी। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? रॉ मटेरियल को लार्ज क्वांटिटी में ला के रखना पड़ता है। ठीक है। ताकि प्रोडक्शन में स्टेबिलिटी बनी रहे। ऐसा ना हो कि ऑन द स्पॉट हमें प्रोडक्ट ही ना हो, हमारे पास रॉ मटेरियल ही ना हो फाइनल गुड बनाने के लिए। तो हमें कुछ रॉ मटेरियल को अपने स्टॉक में रखना पड़ता है ताकि प्रोडक्शन स्टेबिलिटी से चलता रहे, रुके ना। ठीक है। देन टू अवेल एडवांटेज ऑफ प्राइस डिस्काउंट का एडवांटेज, यानी कि मान लो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, मुझे वो 20 रुपीज का पर प्रोडक्ट पड़ा। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर एन ईयर और आफ्टर एन मंथ, वो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ के 24 हो गई, बट मैंने वो उसको कितने में खरीदा था? 20 में। तो अब मेरे पास ये प्राइस की जो एडवांटेज आ गए, वो जो 4 रुपए हैं वो मेरे पास एडवांटेज आ गए। प्रोडक्ट तो सेम ही है ना मेरे पास, तो वो मेरे पास, इससे क्या होगा? हमारे पास प्राइस डिस्काउंट के एडवांटेजेस आ जाते हैं। ठीक है। और हम बल्क में भी खरीदते हैं तो हमें डिस्काउंट्स भी मिलते हैं सप्लायर से। देन टू सेटिस्फाई डिमांड ड्यूरिंग द रिपलिशमेंट पीरियड, यानी कि वो पीरियड जब प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उस पीरियड में हमारे पास क्या है? हम उसकी डिमांड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने वो पहले से ही अपने पास स्टॉक में रखा होगा। देन लूजिंग ऑर्डर, अवॉइड टू लूजिंग ऑर्डर, सेल्स कम ना हो जाए। ठीक है। अगर मान लो हमारे पास आज रॉ मटेरियल नहीं है तो हम फाइनल प्रोडक्ट बना ही नहीं पाएंगे, और जब तक फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तब तक सेल नहीं होगा। तो सेल्स के लॉस से बचने के लिए भी हम अपने पास रॉ मटेरियल जमा करके रखते हैं। अडॉप्ट टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन, मार्केट की कंडीशन चेंज होती रहती है, शिफ्ट होती रहती हैं। ठीक है। मटेरियल की शॉर्टेज आती रहती है, इससे बचने के लिए भी हम अपना स्टॉक रखते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन आर समटाइम forced to stock material on to other factors such as supplier, minimum quantity need, seasonal availability of material और price increase। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इन कुछ कारणों से भी अपने पास स्टॉक बचा के रखती है, ठीक है, सीजन की वजह से, सीजन में अवेलेबल हो ना हो, इसलिए वो पहले स्टॉक रख लेते हैं अपने पास। देन इन्वेंट्री काउंटिंग सिस्टम क्या है? In for effective inventory management, periodically or perceptually, inventory counting system are available. A periodically system, a physical counter of
of inventory item is performed at regular interval to determine how much or each item is to be ordered. ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम क्या है? जब हम अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए पीरियोडिकली चेक कर रहे हैं, टाइम टू टाइम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास अब कितना फिजिकली फॉर्म में मटेरियल अवेलेबल है। वीकली बोल लो, मंथली बोल लो, वीकली हम चेक कर रहे हैं कि आज हमारे पास इतना स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है, ये डेली बेसिस पे भी होता है। ठीक है, ये स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं मैनेजर्स के द्वारा कि मतलब कि ये किस लिए बनाया जाता है कि हमारे पास शॉर्टेज ना हो, बस हमारे पास एट द टाइम रॉ मटेरियल की शॉर्टेज ना हो। इसे हम अकाउंटिंग सिस्टम बनाते हैं जिसमें डेली काउंटिंग की जाती है। जैसे ही लगता है कि रॉ मटेरियल कम हो गया, वैसे ही उसका ऑर्डर डाल दिया जाता है ताकि रॉ मटेरियल की जो भी डिफिशियंसी, जो भी कम हो रहा है, उसको पूरा करते रहे। ठीक है, periodically counting system has long been popular in supermarkets, discount retailers and department store। ठीक है, स्टोर्स में देखा है, डिपार्टमेंट स्टोर्स में, सुपरमार्केट्स में। ठीक है, जैसे ही मटेरियल खत्म होने वाला होता है, वो उसके लिखना शुरू कर देते हैं वो कि इतना, ये इतने रह गए, ये इतने रह गए, ताकि और मटेरियल को मंगवाया जा सके। देन कोस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री। अब कोस्ट लगती है जो इन्वेंट्री पे, वो कौन कौन सी होती है? परचेज, होल्डिंग, ट्रांजेक्शनल एंड स्कार्सिटी कोस्ट आर द फोर प्राइमरी एक्सपेंसेस कंसर्न विद द इन्वेंट्री। ठीक है, ये चार तरह के कोस्ट हैं जो कि स्टॉक्स पे, इन्वेंट्री पे लगाई जाती है या लगती है। द अमाउंट पेड टू द वेंडर और सप्लायर टू परचेज इन्वेंट्री इज रेफर्स टू द परचेज कोस्ट। तो परचेज कोस्ट क्या हुई? जो उसको खरीदने के पैसे लगे। ठीक है, जितनी की वो अमाउंट, जितने की वो कोस्ट है, जितने का वो प्रोडक्ट है। ठीक है, जो भी हमने सप्लायर और वेंडर को पेमेंट दी है उस प्रोडक्ट को खरीदने की, दैट इज परचेज कोस्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा जो होती है यही होती है, परचेज कोस्ट एक्चुअली सबसे हाई होती है बाकी कोस्ट से। ठीक है, देन होल्डिंग एंड कैरिंग ऑब्जेक्ट इन स्टोरेज आर रिलेटेड टू एक्चुअल स्टोरेज ऑफ दिस आइटम। ठीक है, होल्डिंग और कैरी, उसको रखने के लिए, ठीक है, होल्डिंग करने के लिए जो कोस्ट लगती है उसको हम बोलते हैं होल्डिंग कोस्ट। ठीक है, देन ट्रांजेक्शन कोस्ट, ट्रांजेक्शन कोस्ट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ठीक है, कभी कभी रास्ते में टैक्स होते हैं, वो भी पे करने पड़ते हैं। वेयर हाउसेस अलग अलग जगह पे होते हैं, उसके लिए तो उस पे जो कोस्ट लगती है दैट इज ट्रांजेक्शन कोस्ट। एंड स्कार्सिटी कोस्ट, स्कार्सिटी यानी कि जो मटेरियल वेस्ट हो गया। अब देखो हम इतना सारा मटेरियल ला रहे हैं। ठीक है, इतने सारे मटेरियल्स में इतने सारे मटेरियल को इधर उधर लेके जाना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, या फिर वेयर हाउसेस में संभाल के रखना। टाइमली क्या होते हैं, कुछ प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं। ठीक है, लाइक 100% में से 10% जो प्रोडक्ट है वो हमारे स्कार्स हो जाते हैं, इनकी खराब हो जाते हैं। तो वो स्कार्स की जो कॉस्ट है वो भी हमने किस में से निकालनी है? जो रिमेनिंग 90% है उसी में से ही निकालनी। जो 100% में से 10% हमारे प्रोडक्ट खराब हो चुके हैं, उसकी अमाउंट भी हमने किस में से ही निकालनी है? वो जो हमारे 90% है उसी में से निकालनी। तो वो जो स्कार्सिटी है उसकी कॉस्ट को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं स्कार्सिटी कॉस्ट। देन इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ताकि जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपरली सही तरीके से चल सके। ठीक है, जो डिमांड्स है हम उसको मीट अप कर सकें, उसके बराबर की सप्लाई दे सकें। ठीक है, क्या करना है? इंश्योर द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंट्री। परचेजिंग करने के लिए, स्टोरिंग करने के लिए टाइमली रिकॉर्ड रखना आएगा हमें इन्वेंट्री का। ठीक है, मेंटेन करना पड़ेगा रिजर्व को, स्टॉक को। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मटेरियल प्लानिंग करनी होगी।
देन इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स, ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। इन टेक्निक्स को यूज करके हम अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक है एबीसी एनालिसिस। एबीसी का मीनिंग है, एबीसी का मीनिंग है ऑल ओवर बेस्ट, ठीक है, यानी कि इनमें से जो सबसे बेस्ट है वो ऑल ओवर बेस्ट। ठीक है, एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन एनुअल कंजप्शन एंड द एनुअल वैल्यू of the product in the analysis. As a result, we calculate yearly consumption cost by multiplying the number of inventory items consumed over the course of the year by the unit cost. The element are scored by the annual consumption cost is decreasing order. ठीक है, यानी कि एक आइटम को, ये तरीका है एबीसी, इसको कैसे करेंगे कि एक आइटम को, इन्वेंट्री को तीन भागों में बांट देना, ए बी और सी। ठीक है, आइटम की परसेंटेज ए में सिर्फ 10 से 20% मंगाना, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू 70 to 80% होगी। यानी कि हमने जो प्रोडक्ट ए की कैटेगरी में रखा है, ए कैटेगरी में हम सिर्फ जो मंगवा रहे हैं इन्वेंट्री, वो सिर्फ 10 to 20% मंगवाएंगे। ओवरऑल हमारे प्रोडक्शन में जो जो इन्वेंट्री चाहिए उसका सिर्फ 10 to 20%, यानी कि इसमें वो कैटेगरी आएगी जो सबसे हाईली क्वालिटेटिव है। ठीक है, जिसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होगी, सबसे अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट, वो हम डालेंगे ए कैटेगरी में। ठीक है, अब वो महंगे होंगे थोड़े तो उसको मंगवाएंगे क्या, कम, यानी कि 10 to 20% ही मंगवाएंगे, लेकिन वो ओवरऑल हमारे प्रोडक्शन का 80% कवर कर रहा है, यानी कि हमारे प्रोडक्ट का 80% यूज वैल्यू है जो, वो इसी से डिसाइड होने वाली है। ठीक है, देन बी कैटेगरी में रखेंगे 20 to 30% वाले, यानी कि 20 से थोड़े, 20 से थोड़े कम क्वालिटी वाले। सबसे ए में सबसे हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट, बी में ए से कम। ठीक है, इसको हम मंगवाएंगे 10 to 25%, और सी क्वालिटी में रखेंगे सबसे लो क्वालिटी के प्रोडक्ट। ठीक है, जो हम मंगवाएंगे जो हमारी सिर्फ 5 से 10% वैल्यू को कवर कर रहे हैं। ठीक है, देन HML। ठीक है, ए आइटम एक्सट्रीमली हाई वर्थ, ठीक है, हाई वैल्यू वाली ए में आएगी। ठीक है, फिर बी में मॉडरेट आएगी और सी में लो वैल्यू वाली। देन HML क्या है, HML क्या है, क्लासिफाई बेस्ड ऑन द आइटम यूनिट्स, दे आर डिवाइडेड इनटू सेम थ्री कैटेगरी में डिवाइड होगी, हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट एंड लो कॉस्ट, राइट, जिसमें सबसे ज्यादा पैसे लग रहे हैं, फिर जिसमें मीडियम पैसे लग रहे हैं, जिसमें लो पैसे लग रहे हैं, इनके हिसाब से हम इन्वेंट्री को डिवाइड करते हैं। देन VED, इसमें क्या है, विटल, असेंशियल, डिजायर। वाइटल यानी कि जो जरूरी ही जरूरी है, जिसके बिना प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। ठीक है, अगर मान लो कोई क्लोथ बनाना है तो बिना रील के क्लोथ बन ही नहीं सकता, तो वाइटल क्या होगा उसमें, रील। ठीक है, क्लोथ। देन असेंशियल, उसको बनाने के लिए मशीन्स, दैट इज असेंशियल। एंड डिजायर, दैट इज डिजाइन, जो भी आप डिजायर चाहते हो। ठीक है, तो VED के अकॉर्डिंग हम अपनी इन्वेंट्री को क्लासिफाई करेंगे। देन FSN की तरह, FSN में क्या आएगा, मूव क्विकली, स्लो, मूव स्लोली, एंड देन डू नॉट मूव। ठीक है, फास्ट, स्लो एंड नॉट, फास्ट, स्लो एंड नॉट मूव। ठीक है, इसमें तीन कैटेगरी में बांट देंगे, एक है जो फटाफट बन जाती हैं, एक जो है वो स्लोली, और एक जो है वो मूव ही नहीं करती हैं, वो वाली। देन SDE एनालिसिस, इसमें क्या होगा, क्लासिफाई डिपेंड ऑन द आइटम्स, आइटम के ऊपर डिपेंड होगी इसकी क्लासिफिकेशन। देन गोल्फ आ गया, गोल्फ में क्या आएगा, गवर्नमेंट सप्लाई, नॉर्मली अवेलेबल, लोकल अवेलेबल एंड इंटरनेशनल सोर्स ऑफ सप्लाई।
ठीक है, अब इसमें हम सोर्स को 4 कैटेगरी में बांट देंगे। एक जो गवर्नमेंट सप्लाई करेगा हमें, एक जो हमें लोकल, एक नॉर्मल अवेलेबल हो जाएंगी हमें, एक लोकली अवेलेबल हो जाएंगी, और एक एफ यानी कि फॉरेन, दैट इज इंटरनेशनल अवेलेबल। ठीक है, इन सब के अकॉर्डिंग जो जो इन्वेंट्री हमें चाहिए होगी हम उसके हिसाब से मंगवा लेंगे। देन एसओएस यानी कि सीजनल और नॉन सीजनल। ठीक है, जो सीजनल है और जो नॉन सीजनल है उस कैटेगरी में बांट देंगे हम अपने इन्वेंट्री को। ये सारी टेक्निक्स हैं, इनमें से आप कोई भी टेक्निक्स यूज अपने अपने इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग आप कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मेरे प्रोडक्ट सीजनल नॉन सीजनल है तो मैं एसओएस एनालिसिस यूज करूंगी। ठीक है, सीजनल और नॉन सीजनल यूज करूंगी। देन इन्वेंट्री कंट्रोल डिटर्मिनल मॉडल, ये क्या है? व्हेन डिमांड इज मेनली अननोन, डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री कंट्रोल मॉडल आर यूज्ड टू कैलकुलेट द बेस्ट इन्वेंट्री ऑफ द सिंगल आइटम। जब हमारे पास डिमांड अननोन है, यानी कि हमें पता ही नहीं है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है तो हम प्रोड्यूस कितना करें। अगर हमें डिमांड ही नहीं पता तो हम प्रोड्यूस कितना करेंगे ये भी नहीं पता होगा हमें। तो तब हम क्या यूज करते हैं? तब हम यूज करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स। इसमें क्या होगा, ये हमें ये बताएगा, यानी कि ये हमें एक मिनिमम और मैक्सिमम लेवल देगा, जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें अपनी प्रोडक्शन कितनी रखनी है, और हमें अपने पास इन्वेंट्री कितनी स्टॉक में रखनी है, कितनी हमें इन्वेंट्री की जरूरत है, इकोनॉमिकली कितना फिट है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? EOQ, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। मैन, मशीन, मनी एंड मटेरियल are at idle resources in inventory model. These model are concerned with two decisions: how much to order and when to order in order to reduce total cost. अगर हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हमें ये दो क्वेश्चन के आंसर चाहिए होंगे कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कितना ऑर्डर करना है हमें, मतलब कितना बाय करना है, और कब बाय करना है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता चल जाएगा देन हम इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी पे पहुंच जाए। ठीक है, द इन्वेंट्री कैरिंग कोस्ट राइजिंग एज द क्वांटिटी ऑर्डर राइज बट द ऑर्डर कोस्ट फॉल्स। ठीक है, इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी में क्या होता है, कभी कभी प्राइस ऊपर जाने से क्वांटिटी भी बढ़ती है और ऑर्डर्स, लेकिन ऑर्डर्स जो है वो ऑर्डर कोस्ट कम हो जाती है। ठीक है, जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कुछ, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर क्वांटिटी। मैन्युफैक्चरिंग के साइकिल को चलाने के लिए जब भी हम किसी प्रोडक्ट को, किसी मैन्युफैक्चरर को बोलते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट आपसे खरीदना है, यानी कि रॉ मटेरियल जब भी हम परचेज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर क्वांटिटी। हमने कितना ऑर्डर दिया है, क्वांटिटी का। ठीक है, देन इकोनॉमी की ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा? जब हम मिनिमम क्वांटिटी का ऑर्डर देंगे। ठीक है, हम अपने ऑर्डर को देखते हुए, नेसेसिटी को देखते हुए क्वांटिटी का ऑर्डर दे रहे हैं, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देन बेसिक मॉडल, बेसिक मॉडल क्या है? सिंपल ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ बेसिक EOQ model, determinate fixed order size, what will reduce the total annual expenditure of the inventory, holding and ordering. The unit purchase price of inventory item is usually not included in the overall cost because the unit cost is unchanged by order size unless quantity discount are taken into account. ठीक है, बेसिक मॉडल में क्या होगा कि आपने उसकी इकोनॉमिक वैल्यू देखनी है, इकोनॉमी में उसकी वैल्यू क्या है, कितने प्राइस पे वो हमें मिलना चाहिए था और कितने प्राइस में वो हमें मिल रहा है, ये डिटरमाइन करना। देन इस मॉडल के कुछ एजम्पशंस आ गए कि ओनली वन प्रोडक्ट इन्वॉल्व होएगा, ईयरली रिक्वायरमेंट देखी जाएगी, और यूनिफॉर्म आउटलुक देखा जाएगा ईयरली। टाइम जो है वो प्रिडिक्टेबल होएगा, कंसिस्टेंट होएगा, एक ही टाइम होएगा, डिलीवर इन वन पैकेज होएगा। ठीक है,
ये देखो जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ऑर्डर साइज है हमारा 350, यानी कि क्वांटिटी हमारी 350 यूनिट्स है। यूजेज रेट है हमारा 50 यूनिट पर डे। पर डे हम कितने यूज करते हैं? 50 यूनिट यूज करते हैं। लीड टाइम क्या है? 2 डेज। 2 दिन के बाद हमें दोबारा से प्रोडक्ट मंगवाने पड़ते हैं। ठीक है, री ऑर्डर कितने करते हैं फिर से हम 2 दिन के बाद? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट तो हम यहाँ रखेंगे कि री ऑर्डर है, ये चलते रहने हैं 100 यूनिट 2-2 दिन के बाद। ये यहाँ पे गैप आ गया, दैट इज 2 डेज। लीड लीड डे टाइम, ये देखो लीड टाइम आ गया ना। रिसीव ऑर्डर, यहाँ पे हमने ऑर्डर ले लिया क्वांटिटी का, दैट इज 50 यूनिट्स। देन उसको यूज किया पर डे 50 यूनिट यूज हो रहे हैं। टोटल हमने 350 लिए, 50-50 यूज कर रहे हैं डेली पर डे। 5 दिन यूज किए हमने, कितने रह गए हमारे पास? सिर्फ अब 100 यूनिट रह गए। यानी कि अब टाइम आ गया, हमने क्या करना है? अपने यूनिट को री ऑर्डर करना है। तो इस स्टेज पे आके हम अपने ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ठीक है, ऑर्डर क्या कर देंगे? प्लेस कर देंगे, यानी कि लीड डे रखना है। 2 दिन लीड डे रखे हैं, ये 2 दिन लीड डे है। ये 2 दिन हमें प्रोडक्ट तो हमारे पास पड़ा है 2 दिन का, लेकिन इसको लीड डे रखना है। ये नहीं है हमने बिल्कुल खत्म होने के बाद मंगवाना है। 2 दिन हमने लीड पीरियड रखा है, यानी कि 100 यूनिट हमने लीड पीरियड रखा है। जब हमारे पास 100 यूनिट रह गए, साथ के साथ हम ऑर्डर डाल दें। ठीक है, ये 100 यूनिट रह गए, देन हमने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया। देन फिर हमारा री ऑर्डर कितने का आया? 350 यूनिट्स का। देन फिर 5 दिन के बाद हमारा ऑर्डर क्या हुआ? 100 पे वापस आ गया, यानी कि लीड डे पे भी वापस आ गया। तो तब हम दोबारा से ऑर्डर प्लेस कर देंगे, और ऑर्डर फिर हमें रिसीव होएगा फिर से 350 का। ऐसे करते करते ये चलता रहेगा। ठीक है, यानी कि हमने खत्म नहीं होने देना, एवरेज एक रखनी रखनी है कि इतना हमारे पास रहना ही चाहिए स्टॉक। ठीक है, कैसे निकलेगा एनुअल कैरेज कॉस्ट? क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 × H, यानी कि होल्डिंग, जितने हमारे पास होल्डिंग पड़े उस टाइम के लिए, जितनी होल्डिंग पड़ी है वो, जितनी क्वांट हम यूज कर रहे हैं वो, और उसको 2 से डिवाइड कर दें। ये आपको निकालने के लिए नहीं आएंगे, ये आपको नहीं निकालने हैं। ठीक है, तो चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा इन्वेंट्री का। मैम बाकी पार्ट स्किप करना है ये यहाँ से? ये जो पार्ट है ये प्रैक्टिकल पार्ट है, ये आपको है नहीं क्वेश्चंस में। ये देखो नीचे क्वेश्चन का है, कर सकते हैं वैसे, ऐसा कोई वो नहीं कि नहीं करना है। बस हम आपके क्वेश्चंस ओके। देख रहे हैं कि आपके क्वेश्चंस में है नहीं ये पार्ट, ओके मैम। इसलिए नहीं कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है, एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल नहीं है, डिफरेंस बताया हुआ है। होल्डिंग स्टेजेस बताई हुई हैं। थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है। ओके मैम। तो चैप्टर 7 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर 8 हम कल स्टार्ट करेंगे, मंडे से। ओके। मैम मंडे का है? नहीं, मंडे नहीं, आपकी आपकी